Welcome to Krypton classes. In this video I will discuss iron carbide phase diagram. Okay, पहले हम लोग देखते हैं कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनता कैसे है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है. तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे एक, और एक्स एक्सिस पे वेट परसेंट ऑफ कार्बन लिखेंगे. ठीक है, यानी आयरन कार्बन डायग्राम में एक आयरन होगा, एक कार्बन होगा, उन दोनों का एलॉय होगा. तो वेट परसेंट ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे आपका 100% क्या होगा, आयरन होगा, और 0% आपका कार्बन होगा. ठीक है, और आपका कार्बन की परसेंटेज एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ती चली जा रही होगी, 0.1%, 0.2654 ऐसे करके. ठीक है, और टेम्परेचर आपका वाई एक्सिस पे है. जो सबसे आखिरी राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट है उसको हमने 6.67% कार्बन रख रखा है, जिसको हम Fe3C भी बोलते हैं, यानी कि सीमेंटाइट भी बोलते हैं. इसके आगे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग आगे का नहीं देखते हैं, 6.67% कार्बन तक ही देखते हैं. ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम को, इसीलिए हम लोग इसका नाम आयरन कार्बन डायग्राम की बजाय आयरन कार्बाइड डायग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि अब कुछ परसेंटेज आपको याद रखनी होगी, कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको याद रखनी होगी फेज डायग्राम बनाने के लिए. तो जो सबसे पहला परसेंटेज है वो देख लेते हैं, 0.008, ये याद रखना है आपको. फिर दूसरा है 0.025, फिर तीसरा है 0.1. ठीक है, 0.1. उसके बाद फिर चौथा है आपका 0.18, उसके बाद आपका पांचवा है 0.55, उसके बाद आपका 0.8, उसके बाद 2.1 और 2.0 कुछ भी ले सकते हैं. फिर आपका 4.43 है, या आप 4.45 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और लास्ट है आपका 6.67% कार्बन, जिसको आप क्या कहते हैं, सीमेंटाइट भी बोलते हैं. तो 0.008, 0.025, 0.1, 0.18, 0.55, 0.8, 2.1 या 2, और 4.45 या 4.43, ये आपको याद रखना है और मार्क करना है थोड़ी थोड़ी कुछ डिस्टेंस पे. जो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, उतनी ही डिस्टेंस पे लगभग आप मार्क करके रखें. ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पर्पज़ है, हमें डायग्राम बनाते समय यूटिलाइजेशन होगा, इसलिए मैंने इतनी इतनी दूरी पे मार्क करके रखा हुआ है. ठीक है, तो आप भी ध्यान से इसी तरीके से मार्क करेंगे. उसके बाद कुछ टेम्परेचर हैं, उनको आपको याद करने होंगे. ठीक है, तो टेम्परेचर देख लेते हैं हम लोग. टेम्परेचर क्या याद रखना है हम लोगों को, तो टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं अब, कि जो टेम्परेचर आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर जो सबसे पहला आपको याद रखना है वो 727 डिग्री सेल्सियस है, 912 या 910 डिग्री सेल्सियस, 1147 या 1150, 1395, 1495, और उसके बाद 1538 या 1540, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो ये कुछ टेम्परेचर हैं, 727, 912, 1147, 1395, 1495, 1538. ये आपको याद रखने और मार्क करने हैं कुछ कुछ दूरी पे. ठीक है, इस तरह से आप अपने दिमाग में बना लेंगे कितनी कितनी दूरी पे क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी, वो हम देख लेंगे वर्टिकल लाइंस कहाँ से ड्रॉ करनी है. पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ. ठीक है, तो सबसे पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी होगी 727 डिग्री सेल्सियस पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे. ठीक है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1147 पे भी हम लोग खींच लेंगे, बहुत लाइट लाइन खींचेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे कि क्या यूटिलाइजेशन है. तो पहला 727 पे, फिर 1147 पे, और फिर एक टेम्परेचर छोड़ के छोटी सी लाइन, या आप बहुत लाइट लाइन खींच सकते हैं 1495 पे, बहुत लाइट लाइन खींचेंगे. ठीक है, बहुत लाइट लाइन. ये खींचने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वहाँ से इस 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 727 डिग्री सेल्सियस है उसके 0.025 वाले पॉइंट पे जाकर इसको हम एक लाइन से मिला देंगे. ठीक है, तो ये 0.25 के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है, वहाँ पे जाके हमने मिला दिया. उसके बाद इसी पॉइंट को हम 912 से, यानी कि यहाँ से हम 912 से मिला देंगे. तो ये देखिए मैंने 912 से मिला दिया, यहाँ पहुँच गए इस समय आप. फिर इस 912 से उठाकर हम 0.8 पे मिला देंगे, फिर हम इस 912 को उठा के 0.8 पे मिला देंगे. तो देखिए आप कर्व मिला सकते हैं, मैंने स्ट्रेट लाइन मिलाया हुआ, आप कर्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर्व कर दीजिए 0.8 तक. उसके बाद इस 0.8 से उठाकर आपको 2.1, यानी कि ऊपर 11.47 से 2.1 के ऊपर जाकर मिला देना है. ठीक है, तो आप फाइनली यहाँ पहुँच गए. यहाँ पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर इस डायग्राम को अभी छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं पहुँचता हूँ जो तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन 1495 के पास बनाई थी वहाँ पर. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने 0.008 का इस्तेमाल कर लिया, 0.025 का इस्तेमाल कर लिया, 0.8 का इस्तेमाल कर लिया, 2.1 का इस्तेमाल कर लिया.
तीन जो हैं आपकी परसेंटेज वो अभी रह रही हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं किया है, वो हैं आपकी 0.1, सॉरी 0.1, ध्यान दीजिएगा 0.1, 0.18 एंड 0.55। ये जो तीन आपने जिनका इस्तेमाल अभी बीच में छोड़ दिया था उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ठीक है। 0.18 यहाँ पर कहीं होगा और 0.55 यहाँ होगा, यानी कि ये होगा 0.1, ये होगा आपका 0.18 और ये होगा आपका 0.55, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ ऊपर 4095 के सामने होगा। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर भी हम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं पहुँच चुका था, यहाँ से मैंने 0.8 यानी कि इन तीनों के बीच का जो पॉइंट था 0.18 उसको ज्वाइन किया। उसके बाद 1538 से मैंने ज्वाइन किया 0.1 को, ठीक है। और फिर 1538 से ही मैंने जो तीसरा पॉइंट था 0.55 वाला उसको ज्वाइन किया, ठीक है। यानी कि 1538 से 0.1 को, 1538 से 0.55 को, उसके बाद 0.55 से उठाकर मैंने 4.43 पे जोड़ दिया और 4.43 से उठाकर मैं इसको बाहर की तरफ लेके चला जाऊंगा। लेकिन अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। 1395 से मैं किसको जोड़ूंगा 0.1 को, और 1395 को मैं जोड़ूंगा 0.18 से, यानी कि दूसरे पॉइंट से। तो ये अब मेरा कंप्लीट डायग्राम बनके तैयार हो गया। यानी 1538 को पहले पॉइंट से, 1538 को तीसरे से, 1395 को पहले से और फिर दूसरे से, और दूसरे से उठा के यहाँ 2.1 और यहाँ से उठाकर मैंने 4.53 और यहाँ। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद करनी है किस पॉइंट को कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपका डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब डायग्राम बनने के बाद कौन कौन से फेसेस किस किस रीजन में होंगे ये हमें देखना है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन के जो फेजेस हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, वो हमें याद होने चाहिए। यानी कि अगर प्योर आयरन होता और उसको हम मेल्ट कर रहे होते या सॉलिडिफाई कर रहे होते तो क्या क्या बनता। तो सबसे पहले नीचे हमें मिलता है अल्फ़ा, उसके बाद गामा मिलता है हमें, फिर डेल्टा मिलता है, फिर लिक्विड मिलता है। इस तरीके से जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो हमें ये प्योर आयरन के कुछ फेजेस हैं वो जो हमें मिलते हैं, प्योर आयरन के फेजेस हैं, ठीक है। प्योर आयरन के, तो प्योर आयरन के फेजेस को पहले हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, किसके पास, जो ये ब्लू लाइन है आपकी उसके पास लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्लू लाइन प्योर आयरन के पास वाली लाइन है ना। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये वाला सबसे किनारे वाला रीजन 912 से नीचे वाला रीजन ये अल्फ़ा हो जाएगा, इसको अल्फ़ा फेज बोलेंगे। ये जो पूरा बड़ा सा रीजन देख रहे हैं आप 912 से 1395 के बीच में, ये इसको बोलेंगे गामा, जिसका नाम ऑस्टेनाइट है। अल्फ़ा को हम फराइड भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1395 से लेके 1538 के बीच का जो रीजन है प्योर आयरन के आसपास वाला, उसको हम डेल्टा रीजन दे देंगे, यानी कि डेल्टा फराइट है। और उसके बाद उसके ऊपर वाला रीजन क्या होगा, लिक्विड होगा। ये लिक्विड होगा, तो ये पूरा का पूरा जो ये रीजन है वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्योर आयरन के फेजेस है वो हमने लिख लिए। अब हम कैसे लिखेंगे बाकी के फेजेस वो देख लेते हैं। बाकी के फेजेस कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं कि जो बाकी रीजन बच रहे हैं उनको हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ क्या है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं कोई भी रीज़न, यानी कि मैं अगर ये वाला इस रीजन की बात करूँ तो इस रीजन को मैंने ऐसे किया, एक लाइन बनाई, तो इस तरफ अल्फ़ा है और इस तरफ गामा है, गामा का रीजन है, तो बीच में हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। यही तरीका हम हर जगह अपनाएंगे। कोई भी रीजन देखिए आप, इस तरीके से हम जाएंगे। यानी कि अगर इस रीजन की बात करूँ तो एक लाइन बनाई मैंने, इस तरफ डेल्टा है और इस तरफ गामा है, तो इस तरफ ये वाला जो रीजन होगा बीच में, ये हैश कर देता हूँ, ये वाला रीजन हो जाएगा डेल्टा प्लस गामा का। अगर इस रीजन की बात करूँ तो ये हो जाएगा, इधर डेल्टा है इधर लिक्विड है, तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस लिक्विड का। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, इधर गामा है इधर लिक्विड है, तो ये बीच का हो जाएगा गामा प्लस एल। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो इधर लिक्विड है और इधर क्या है, Fe3C वाली लाइन है ये पूरी की पूरी, तो ये बीच में हो जाएगा L प्लस Fe3C यानी सीमेंटाइट। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो इधर गामा है और इधर Fe3C है आपका, तो बीच में हो जाएगा गामा, बीच में हो जाएगा आपका गामा प्लस Fe3C, ठीक है। इस रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर इधर अल्फ़ा है और इधर Fe3C है, तो बीच में पूरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस Fe3C, ठीक है। इस तरह से हमने सारे रीजन्स को डिफाइन कर लिया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और हम लोग माइन्यूटली देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली, और माइन्यूटली देखने के लिए। ये तो हो गया मोटा मोटा, हमने इस तरीके से पहचान लिया कि कौन सा रीज़न क्या होगा, ठीक है। तो सारे रीजन्स को मैंने लिख लिया मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद और डिस्क्राइब करके अगर हमें लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो और डिस्क्राइब करके पहले मैं इन सारे रीजन्स को दिखा देता हूँ। ये आपके सारे रीजन हैं 0.55, ये अल्फ़ा प्लस गामा, डेल्टा प्लस एल, ये हो गया डेल्टा प्लस एल, ये हो गया डेल्टा प्लस गामा, ये गामा प्लस Fe3C, ये अल्फ़ा प्लस Fe3C का रीज़न हो गया, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको ये सारे रीज़न लिखने के बाद डायग्राम में 3 पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट ये होगा जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ये दूसरा पॉइंट होगा जिसको मैंने नाम दे रहा हूँ बी, और ये तीसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वहाँ पर मैं एक नाम दे रहा हूँ सी। तो ये 3 पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये 3 पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट जो ए है उसको मैं बोलूँगा पेरिटेक्टिक पॉइंट। वो क्या होगा? पेरिटेक्टिक पॉइंट होगा। क्यों होगा पेरिटेक्टिक पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस एल, यानी कि इस पॉइंट से जस्ट नीचे अगर मैं कूल करता हूँ तो ऊपर डेल्टा प्लस एल है, नीचे क्या है, गामा है, गामा का रीजन, यानी कि कन्वर्टेड इनटू गामा। ठीक है, तो डेल्टा प्लस एल इज कन्वर्टिंग इनटू गामा, ये बात हमें यहाँ पर दिख रही है। ये वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस एल, और इस वाले पॉइंट के जस्ट नीचे क्या है, ये पॉइंट के नीचे गामा है। यानी कि एक सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2, सॉरी लिक्विड, 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी लिखना होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। और साथ में हम क्या लिखेंगे, इस डेल्टा और एल का कंपोजिशन भी लिखेंगे, गामा का भी कंपोजिशन लिखेंगे। तो गामा का जो कंपोजिशन होगा वो तो यही होगा जो जिसके नीचे ये पॉइंट है। ये पॉइंट किसके नीचे है, 0.18 के नीचे, तो इसका लिख देंगे हम 0.18% कार्बन। ठीक है, उसके बाद डेल्टा के लिए और एल के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा किस तरफ है, यहाँ पर हमने ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं टाई लाइन। इसको मैंने इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो टाई लाइन हो गया। ये यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो इसके जस्ट नीचे, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था 0.1%। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा और डेल्टा के करीब है ये पॉइंट, तो डेल्टा का जो कार्बन का परसेंट है वो 0.1% होगा। और इसी तरीके से लिक्विड के करीब कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट पे कितना परसेंट कार्बन लिखा था, 0.55। तो टाई लाइन मेथड से मैंने इसको बता दिया, ये 0.55% कार्बन लिक्विड के अंदर होगा और 0.1% कार्बन डेल्टा के अंदर होगा, और गामा के अंदर कितना परसेंट कार्बन होगा, 0.18%। तो ये तो पूरी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। और फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से टाई लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने सारी कंपोजिशंस भी लिख दी। तो देख लीजिए जल्दी से, ये हो गया पेरिटेक्टिक पॉइंट। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1495 टेम्परेचर था, उस पर ये रिएक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, और दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये 0.18% था, ये 0.55% था, ये S1 है, सॉरी ये 0.18 है, यहाँ पर ये 0.18 है, ये गलत लिख गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी के बाद क्या होगा, इसी के बाद आपका ये दूसरा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट होगा आपका यूटेक्टॉइड पॉइंट, और ये होगा आपका यूटेक्टिक पॉइंट। तो पहले हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट देख लेते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट के जस्ट ऊपर एल और जस्ट नीचे गामा प्लस Fe3C है, यानी कि 1 लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गामा प्लस Fe3C, गामा प्लस Fe3C। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 1147 डिग्री, तो 1147 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा मैं यहाँ पे। लिक्विड का कंपोजिशन क्या होगा, 4.43% कार्बन। ठीक है, गामा के लिए क्या करूँगा, टाई लाइन मेथड, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची इस पॉइंट से पास होते हुए, ये खींच दी, ये पॉइंट जाकर, ये लाइन जाकर यहाँ और यहाँ कट करती है। तो गामा के एक परसेंटेज, गामा के अंदर कितना परसेंट कार्बन है, उसके लिए मैं इसके जस्ट नीचे देखूंगा क्या है, 2.1, तो ये 2.1% कार्बन हो जाएगा गामा के अंदर। और Fe3C के अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 6.67% कार्बन होता है, उसके नीचे मैंने 6.67% कार्बन लिख दिया। और इसको हम बोलेंगे यूटेक्टिक रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन। क्यों बोलेंगे यूटेक्टिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 2 सॉलिड में, सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2, गामा भी सॉलिड है, Fe3C भी सॉलिड है। तो ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक रिएक्शन हो गया, जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में दिख रहा था। सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट के जस्ट ऊपर गामा है और जस्ट नीचे अल्फा प्लस Fe3C का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ जल्दी से। गामा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा, गामा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा प्लस Fe3C, और टेम्परेचर क्या है, 727 डिग्री सेल्सियस, 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो गामा का परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गामा के परसेंटेज इसके नीचे आ गए, 0.8% कार्बन होगा गामा के अंदर। और अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाई लाइन मेथड, अल्फ़ा और Fe3C के लिए टाई लाइन मेथड के ड्रॉ किया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा के अंदर कितना कार्बन है, अल्फ़ा की तरफ वाले पॉइंट के नीचे देखेंगे 0.025 लिख देंगे। और Fe3C तो ऑटोमेटिकली 6.67% कार्बन होता ही है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया आपका, क्या हो गया, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। क्यों हो गया, क्योंकि एक सॉलिड आपका कन्वर्ट हो रहा है दो अलग अलग सॉलिड्स में, H2 प्लस H3, तो इसको हम बोलते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, व्हेन वन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट सॉलिड और टू डिफरेंट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वन डिफरेंट सॉलिड। तो इस तरह के रिएक्शन को हम यूटेक्टॉइड रिएक्शन कहते हैं। तो ये तीन रिएक्शन आयरन कार्बन फेज डायग्राम में पाई जाती है, और इसको आपको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और, जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि ये जो आपका कंपोजिशन है, यानी कि ये जो आपका कंपोजिशन है जिसके अंदर ये वाला, जिसके अंदर आपका गामा प्लस Fe3C मिल रहा है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के कंपोजिशन वाले एलॉय को हम बोलते हैं लेडो बोराइट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेडो बोराइट। यानी कौन सा कंपोजिशन जिसके अंदर 4.43% कार्बन है, उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं, लेडो बोराइट। ठीक है, गामा प्लस Fe3C, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेडो बोराइट। ठीक है, इसमें गामा की परसेंटेज क्या होती है, यहाँ लिखी हुई है 2.1, और Fe3C तो अपना 6.67% है ही, तो ये लेडो बोराइट भी कहते हैं, हम इसको लेडो बोराइट भी कहते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये जो कंपोजिशन है 0.8% कार्बन जिस एलॉय के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं परलाइट। यानी कि ये जो अल्फा प्लस Fe3C है, ये परलाइट है, ये क्या है, परलाइट है। ठीक है, ये भी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा उसका, जिसमें अल्फा और Fe3C की अल्टरनेट प्लेट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे परलाइट भी लिख दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, कि परलाइट तो इस वाली लाइन पे है ही 0.8% पे, लेकिन 0.8% से इधर क्या होगा, इधर अल्फा ज़्यादा है तो अल्फा प्लस परलाइट, अल्फा डैश प्लस परलाइट, और इस साइड में क्या होगा, Fe3C ज़्यादा है तो Fe3C डैश प्लस परलाइट। ठीक है, तो ऐसे भी आप आयरन कार्बन डायग्राम में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस तरफ लेडो बोराइट के गामा है, इधर गामा है ना, तो गामा प्लस लेडो बोराइट लिख देंगे, लेडो बोराइट इस तरफ पाया जाएगा, और इधर क्या पाया जाएगा, इस तरफ Fe3C डैश, यानी कि इसको गामा डैश कर दीजिएगा, प्लस लेडो बोराइट। और बिल्कुल एग्जैक्ट लेडो बोराइट चाहिए तो 4.43, और एग्जैक्ट परलाइट चाहिए तो 0.8% कार्बन होना चाहिए आपके आयरन के अंदर। ठीक है, अगर उससे कम है तो अल्फा डैश प्लस परलाइट बनेगा, उससे ज़्यादा है तो Fe3C डैश प्लस परलाइट बनेगा। ठीक है, और ये जो रीज़न है, ये वाला रीज़न है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, इसके अंदर सब कुछ बनेगा आपका। क्या क्या बन सकता है इसके अंदर, परलाइट भी बनेगा, इसके अंदर लेडो बोराइट भी बनेगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड लेडो बोराइट भी बनेगा, इसमें Fe3C भी बनेगा, तो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी इस वाले रीजन में। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आयरन कार्बन फेज डायग्राम आपका हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, वो है माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लेते हैं जल्दी से, कि माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करते हैं हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। बहुत जल्दी से तेज़ी से करके देख लेते हैं। दो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेवलप करना है। कहीं का भी डेवलप करना हो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले मैं माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप करता हूँ। ये देखिए, अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 0 से 2% तक स्टील कहलाता है, और 2% से आगे तक कहलाता है कास्ट आयरन। ये भी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, नीचे के साइड में लिख सकते हैं आप। उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि अगर 0.8% कार्बन है तो उसका मैं माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखता हूँ। मान लेता हूँ लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, किसका, 0.8% वाले कार्बन का, तो उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा 1000 डिग्री सेल्सियस पे, वो होगा इस तरीके से कुछ। मैं बना देता हूँ जल्दी से, मान लेते हैं वो ऐसे होगा, और ये कुछ ग्रेन्स होंगे किसके, गामा के। खाली गामा है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे 0.8% वाला कार्बन क्या होगा, गामा होगा। फिर आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, और आप पहुँचे कहाँ, 727 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुँचे, 727 डिग्री सेल्सियस पे। तो 727 डिग्री सेल्सियस से जस्ट ऊपर, यानी कि 728 डिग्री सेल्सियस पे आपका गामा ही रहेगा। ठीक है, गामा ही रहेगा, और 727 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुँचेगा तो गामा फेज ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा, गामा कन्वर्ट होना शुरू करेगा किसमें, अल्फा प्लस Fe3C पे। तो जैसे ही अल्फा प्लस Fe3C में थोड़ा समय लगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर डाउन किया, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका गामा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे, इस तरह से।
ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट टाइप, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग प्लेट हो जाएंगी आपकी किसकी, अल्फ़ा की Fe3C की, अल्फ़ा की Fe3C की, अल्फ़ा की Fe3C की, अल्फ़ा की Fe3C की अल्टरनेट प्लेट्स आपको दिख जाएंगी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया 0.8% कार्बन का। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि 0.8 नहीं है, 0.18 है, मान लेते हैं, तो 0.18 वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, अब इसका माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मान लीजिए 900 950 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसका गामा ही फेज़ है, तो आप गामा बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये गामा हो गया, सारा गामा हो गया, फटाफट गामा बना दिया। ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन करना शुरू किया तो क्या होगा, इस लाइन के बाद जो आपकी ये लाइन है, इसके बाद यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस गामा का फेज़ है। तो जब अल्फ़ा प्लस गामा का फेज़ है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो अल्फ़ा है वो बनना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, अल्फ़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्फ़ा बनना शुरू हो जाएगा तो मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बनना शुरू हो गया और गामा आपका कुछ था ही, यहाँ बीच बीच में गामा है और ये अल्फ़ा बनना शुरू हो गया जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो गोल गोल दिखा रहा हूँ मैं स्फेयर शेप में, वो अल्फ़ा है आपका, और बाकी आपका गामा के बीच बीच में अल्फ़ा बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अल्फ़ा बनना शुरू हो गया, मान लीजिए ये अल्फ़ा हो गया आपका, बीच बीच में अल्फ़ा, और वो ग्रो करना शुरू करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे वैसे वैसे वो अल्फ़ा ग्रो होगा। यानी कि ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा फेज़ है, वो बीच बीच में ग्रेन बाउंड्री के पास जो है आपका बनना शुरू हो गया और वो ग्रो करना शुरू हो गया। फिर जैसे ही नीचे आएंगे आप तो क्या होगा, जैसे ही नीचे आए आप तो क्या होगा, अल्फ़ा जो बनना था वो बन चुका, अल्फ़ा जो बनना था वो बन चुका, तो वो कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा अल्फ़ा, मान लीजिए बड़े बड़े अल्फ़ा हैं, और साथ में आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएगा, साथ में आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। तो ये काला सफ़ेद, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा माइक्रो स्ट्रक्चर में। तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, काले सफ़ेद, यानी कि एक अल्फ़ा है, एक Fe3C है, एक और अल्फ़ा Fe3C की अल्टरनेटिंग प्लेट है, और ये जो बड़ा सा स्फेरिकल अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा प्राइम बोल देते हैं, अल्फ़ा डैश लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है। प्लेट लाइक वाले को अल्फ़ा बोल दिया, और जो थोड़ा सा अलग, देखो फेस सेम है, सब कुछ सेम है, अल्फ़ा ही है वो, लेकिन स्फेरिकल टाइप का शेप है तो उसको हमने अल्फ़ा प्राइम बोल दिया अलग से दिखाने के लिए, क्योंकि वो पहले बन गया था। ठीक है, पहले बन गया था ये चीज़। और ये अल्फ़ा प्लस Fe3C दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, परलाइट बनेंगे, दोनों अल्टरनेटिंग प्लेट मिला के क्या बनेंगे, परलाइट बनेंगे। तो ये अल्फ़ा डैश प्लस परलाइट कहला जाएगा, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल दोगे, परलाइट बोल दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इधर का माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखोगे तो ऊपर तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यही वाला फेस गामा, और यहाँ जब बीच में आओगे तो आपका Fe3C यानी कि जो आपका अल्फ़ा बन रहा था उसकी जगह आप स्फेरिकल शेप में काला काला Fe3C बनने लगेगा। ब्लैक ब्लैक कर दीजिए, उसको डिफरेंट कलर कर दीजिए, तो ये Fe3C बनने लगा, और Fe3C बनने लगा था तो उसको हम Fe3C प्राइम बोल देंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए आखिरी में यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, Fe3C डैश प्लस परलाइट। ठीक है, तो और उसके बाद अल्टरनेटिंग पेयर भी बनेंगे अल्फ़ा और Fe3C के, तो अल्टरनेटिंग पेयर भी बन गया अल्फ़ा Fe3C के, उसको हमने परलाइट बोल दिया, और जो स्फेरिकल शेप में Fe3C बना है उसको हमने Fe3C प्राइम बोल दिया। ठीक है, यानी कि डैश लगा दिया उसके ऊपर। तो इस तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर देंगे। तो कहीं का भी डेवलपमेंट करना हो, यहाँ का भी कर सकते हैं, यहाँ का भी करवा सकते हैं, वो यहाँ का भी करवा सकते हैं, तो सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो या तो यूटेक्टॉइड कास्ट आयरन का करवा सकते हैं, या यूटेक्टॉइड स्टील का करा सकते सॉरी यूटेक्टिड कास्ट आयरन का करा सकते हैं, या तो यूटेक्टॉइड स्टील का करा सकते हैं। तो ये यूटेक्टॉइड स्टील का मैंने दिखा दिया आपको फटाफट जल्दी जल्दी से। तो इस तरह से आप माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट लिख के मुझे फिर से बताएं, तो मैं आपको उस कन्फ्यूज़न को नेक्स्ट वीडियो में दूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।